नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 16 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय अमेरिका ईरान के ऊपर धोखे से हमला करेगा और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोई यूट्यूबर भी नहीं कह रहा, ये बात बाकायदा ईरान बोल रहा है और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जेरूसलम के जो लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, बाकायदा इजराइल की आर्मी को वहां से भागना पड़ा है। और ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर परेशान है कि परेशान होके बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ धमकी भी दी, अपने आप को दुखी भी बताया और निंदा भी की और साथ ही रिक्वेस्ट भी की। और इसके बारे में आज हम डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में छुरा घोंपा है, बहुत बुरी तरीके से छुरा घोंपा है। और इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान होंगे, परेशान होंगे और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है असल में उसकी क्या हकीकत और क्या हैसियत। और साथ इस बारे में हम बातचीत करेंगे कि क्या भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया और अगर बंद कर दिया है तो भारत सरकार खुल के ऐलान क्यों नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन के क्या सूरत हाल हैं, वेस्ट बैंक के क्या हाल है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले कि आज खबरों को बताना शुरू करूं, सबसे पहले आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक इरफान भाई हैं, डेली QR कोड स्कैन करके कम से कम 10 रुपये 5 रुपये और डालते हैं। साथ ही 2-4 और मेरे अपने भाई हैं जो 100, 200, 50 देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके 10 रुपये से, 20 रुपये से, 50 रुपये से मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अपनी झोली खोल के अगर 10 रुपये डालता है तो 10 रुपये नहीं देता, वो एक जिम्मेदारी देता है कि भाई साहब तुम काम करो, हम देखो तुमको देखते हैं। वरना आप सोचिए, आप मुझसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कोई कुवैत से देखता, कोई सऊदी से देखता, यानी हजारों किलोमीटर की दूरी है और अपनी जेब से आप हिम्मत करके मुझे 50 रुपये देते हैं। क्यों देते हैं? एक भरोसे के लिए। तो ये भरोसा बनाना मेरा काम है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ये आपका काम है। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों ईरान से निकल के सामने आ रही है कि ईरान के जो आर्मी के चीफ हैं और साथ ही जो इनके IRGC के चीफ हैं, इन तमाम लोगों को जो बाकायदा रिक्रूट करते हैं, मौसावी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। और मौसावी साहब ने कहा कि भले ही अमेरिका हमसे बातचीत कर रहा है, भले ही अमेरिका हमारे साथ इस समय नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पे आ रहा है। चूंकि अभी हाल फिलहाल में फिर खबर निकल के सामने आई कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच मीटिंग होगी। लेकिन मौसावी साहब ने बड़े साफ तौर पे कहा कि पिछली बार हमारे साथ धोखा हो चुका है, पिछली बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और इस बार ऐसे धोखे में नहीं आएंगे। दरअसल आपको याद होगा कि जब 12 दिन की जंग हुई थी उससे पहले ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच ओमान के अंदर बातचीत होने वाली थी। बातचीत इधर शुरू हुई, इधर धोखे से अमेरिका ने और इजराइल ने हमला कर दिया। यानी एक बार ईरान को मैनिपुलेट किया कि भैया तैयारी वारी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। और जैसे ही बातचीत करने के लिए ईरान अपनी तैयारी छोड़ के आगे बढ़ता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फौरन ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक इजराइल ने कर दी। और एक बार फिर से सारे माहौल वैसे ही बनाए गए, सारे पैटर्न, चाहे आप देखिए ईरान के अंदर आए दिन ब्लास्ट का होना, चाहे हथियारों की रिलीज करना, चाहे वहाँ पे B-2 बॉम्बर और तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रॉयर, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे जॉर्ज बुश हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे पहुँचाना, ये चीज़ें साफ तौर पे इशारा करती हैं कि अमेरिका हमला करेगा, इजराइल हमला करेगा। चूँकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और वजह मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल आज बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईरान के बारे में बोला, भारत के बारे में बोला, अमेरिका के बारे में बोला, लेबनान के बारे में बोला, गाजा के बारे में बोला। लेकिन मेन खबर यह है कि ईरान के बारे में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जिस समय ईरान के साथ अमेरिका नेगोशिएशन कर रहा था उस दौरान भी हमने अमेरिका से बातचीत की और कहा कि जब तक 4 से 5 काम, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ईरान नहीं कर देता, नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं, आप हमला करें या ना करें, हम हमला कर देंगे। अब 4 से 5 काम क्या? पहला, ईरान कभी भी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर के अंदर हो जाए। तीसरी, न सुपरसोनिक न हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान बनाएगा। चौथा, यूरेनियम जो है वो यूरेनियम तत्कालीन अमेरिका के पास पहुंच जाना चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट,
ये जो प्रॉक्सीज है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूती हो, यानी ट्रिपल एच जिसको कहा जाता है, उनसे साफ तौर पे अमेरिका के कहने पे ईरान को कनेक्शन काटना होगा। अगर ये 5 शर्तें ईरान को मंजूर हैं तो नेगोशिएशन होगा, हम हमला नहीं करेंगे, अदरवाइज हम हमला कर देंगे। यानी भले ही न्यूक्लियर के मुद्दे पे अमेरिका से बातचीत हो रही हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इरादा बड़ा क्लियर कर दिया कि वो हमला करेगा ही करेगा। इसका मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि अब आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, मुसावी साहब ने भी साफ तौर पे बता दिया कि हमला किसी भी वक्त होगा और हर दिन ईरान हमले के लिए तैयार बैठा है। हर दिन ईरान अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है और हर दिन जैसे जैसे एक दिन बीत रहा है हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि आप देखें तो ट्रंप ने अल्टीमेटम भी सौंप दिया है। आप अगर देखें तो इजराइल लगातार धमकी भी दे रहा है, अमेरिका लगातार अपने हथियारों को भेज रहा है, कभी जॉर्ज बुश, कभी गिरलर्ड फोर्ड, कभी अब्राहम लिंकन, कभी B-2 बॉम्बर। और आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो इस समय कतर में अमेरिका के एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, वहां पे 16 के करीब KC-135 टैंकर देखे गए। यानी जमीन के लेवल पे भी लड़ने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। और ये टैंकर हाल फिलहाल में भेजे गए, वहां पे कई सारे B-2 बॉम्बर भी भेजे गए हैं और साथ ही कई सारे रडार सिस्टम भेजे गए, कई सारे वहां पे जो थार्ड डिफेंस सिस्टम है वो भेजे गए, कई सारे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजे गए। यानी साफ तौर पे ये बात कंफर्म है कि अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे। और कब हमला करेंगे इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सुबह बता दिया, तो अगर आप चाहें तो सुबह वाली वीडियो में उसको डिटेल में देख सकते हैं। खैर, इधर पाकिस्तान की बात आप सुनिए। पाकिस्तान जो अपने आप में ये कहता है कि हम तो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड सोल्डरिटी है, यानी मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुम हमारे भाई हुए, ये गैर मुल्की, ये गैर इस्लामिक हमारे ऊपर आके हमला करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम निज दिन आबूद कर देंगे, हम तुमको प्रमाण निकाल के दे देंगे। तमाम डायलॉग, मतलब जो डायलॉग आप सोच सकते हैं वो तमाम डायलॉग भाई साहब मारा है पाकिस्तान ने ईरान के लिए। लेकिन पीठ पीछे क्या किया वो आपको बताता हूं। दरअसल एक जगह लगती है जिसका नाम है मनिच। मनिच कहीं कहा जाता है, कहीं इसको मंच कहा जाता है, अलग अलग उच्चारण है, लेकिन अभी के लिए आप जानिए जो कि मुनिच जगह है, उस जगह पे अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग होनी थी। उसमें मार्को रूबियो आए थे, साथ ही उसमें जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के हैं वो भी आए थे, साथ ही 2-4 और खास जो कोई डिसीजन ले सकते हैं युद्ध जैसी स्थिति में वो भी आए थे। और आनन फानन में अचानक से, पहले बुलावा नहीं आया था, लेकिन आनन फानन में आसिम मुनीर को बुलाया गया। अब आसिम मुनीर को जब बुलाया गया तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ, और ये वीडियो क्यों वायरल हुआ वो भी आपको बताता हूँ। दरअसल जब आसिम मुनीर मुनिश में पहुंचते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ी थी उसने आसिम मुनीर से कहा कि अपना आई कार्ड दिखाओ। यानी आसिम मुनीर को किसी ने पहचाना तक नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। आसिम मुनीर आई कार्ड दिखाते, उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अब आप सुनिए, जब ये अंदर जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पे मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में कौन कौन था? मार्को रूबियो थे, आर्मी के चीफ जो थे अमेरिका के वो मौजूद थे, साथ ही जो डेल्टा फोर्सेस के चीफ थे वो मौजूद थे, और 2-4 ऐसे लोग जो डिसीजन लेते हैं युद्ध के वक्त वो लोग मौजूद थे। और सबसे खास बात, रेजा पहलवी भी मौजूद थे। और आसिम मुनीर बाकायदा वहाँ पे सूट कोट पैंट टाई लगा के मीटिंग करते हैं, मार्को रूबियो के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। अभी मैंने आपको एक घटना बताई, जिस घटना में मैंने जिक्र किया था कि भाई साहब आसिम मुनीर जब आते हैं तो उनसे आई कार्ड मांगा जाता है। अब ये क्यों हुआ? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आसिम मुनीर से अमेरिका आई कार्ड मांग ले? नहीं, ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया ये जाने कि आसिम मुनीर की कहीं कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान इनको सीरियस नहीं लेता, और इस वजह से इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ कोई ध्यान ही ना दे। लेकिन असल खबर ये है कि ये चीज़ फैला कि यार आसिम मुनीर बेइज्जती करवाने के लिए गए थे, कोई मुद्दा ही नहीं था। ये खबर केवल एक नैरेटिव है जिससे भारत के लोग, ईरान के लोग, इजराइल के लोग, पाकिस्तान की जो सीधी साधारण आवाम है वो लोग डिस्टर्ब हो जाए और मेन खबर तक ना पहुंचे। लेकिन मेन खबर ये है, और जिस पे ईरान की खुफिया एजेंसी अच्छी खासी नाराज है, कि आसिम मुनीर वहां पे जाते और जाने के बाद बॉर्डर की क्लोज डिस्टेंस वाली जो कॉन्फ्लिक्ट होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ईरान का बॉर्डर जो लगता है वो पाकिस्तान से लगता है, कुछ कॉमन इलाके भी हैं जिन इलाकों की मदद से कभी पाकिस्तान के लोग ईरान चले जाते हैं, कभी ईरान के लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। 1-2 ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों देशों का दावा है, जिसको जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का मुद्दा चलता है, एक्साइचीन का मुद्दा चलता है, ऐसे ही वहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जिसको ईरान कहता है ये हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है हमारा हिस्सा है। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, और बाकायदा पड़ोसी होने की वजह से पाकिस्तान को अच्छी खासी नॉलेज है ईरान के बारे में, चूँकि लैंग्वेज सेम भी है लगभग। साथ ही जो बॉर्डर के इलाके वहाँ पे तो लैंग्वेज एकदम कॉमन है, तो वहाँ के अंदर की जो खबर है वो पाकिस्तान को अच्छे से पता है। इस वजह से रेजा पहलवी ने कहा कि भाई साहब आसिम मुनीर को बुलाओ।
आपका पालतू कुत्ता है, आ जाएगा बताने के लिए। शब्द कड़वे, अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा हो तो बुरा भले आपको लगे, भाई आपकी आर्मी की चीफ के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन बात सच है कि ऐसे हाल में रेजा पहलवी से मीटिंग करने का क्या मतलब था। ईरान की खुफिया एजेंसी इस बात से अच्छी खासी नाराज है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी और इसी के बाद अब फिर डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भी दे रहे हैं, लगातार डोनाल्ड ट्रंप हमलावर भी हैं। मार्को रूबियो ने भी कहा कि खामनेई को बातचीत करनी चाहिए। यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भाई साहब खामनेई कहां रहते हैं हमको डिटेल में पता है। तो बिना पड़ोसी की मदद से आप सोचिए आपके घर की क्या एक्टिविटी है, आपका पड़ोसी जान सकता है, मैं नहीं। तो अगर मेरे ताल्लुकात आपके पड़ोसी से हो गए तो आपके घर की खबर निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसी वजह से ईरान की जो खुफिया जानकारी रखने वाले लोग हैं, जो वहाँ के खुफिया सर्विसेज के लोग हैं, वो अच्छे खासे पाकिस्तान पे किलसे हुए हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर इराक से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि इराक के अंदर एक बार फिर से एयरफोर्स का गठन हो रहा है और इराक के जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, वो चाइना के कुछ खतरनाक ड्रोन जैसे CH-5 है उसकी मदद से मिसाइल परीक्षण भी कर रहे हैं। और ये इसलिए आपको बता रहा हूं चूंकि हालांकि ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि इराक हमारे साथ खड़ा होगा, इवन इराक ने भी नहीं कहा, लेकिन देखिए आप, अगर ये हथियारों की टेस्टिंग किसी दूसरे देश के हथियार से होती तब डाउट नहीं होता, लेकिन चूंकि चाइना का हथियार है और चाइना ईरान का दोस्त है, ऐसे हाल में ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई साहब अगर चाइना ने वहाँ पे हथियार डिप्लॉय किए हैं या फिर अपना कोई ड्रोन सिस्टम दिया, कोई मिसाइल सिस्टम दिया, तो मतलब बड़ा साफ है कि अब चाइना इराक को भी मैनिपुलेट कर रहा कि भाई साहब अगर हमला उधर से हो तो देखो ये तुम्हारे भाई हैं, कभी तुमने भी वही दर्द झेला था, तो आज ऐसे हाल में तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उस दर्द की बदले के रूप में तुम ईरान के साथ खड़े हो जाओ। सिस्टम क्या चाहिए, तुम हमसे बातचीत करो, हम तुमको ड्रोन देंगे, हम तुमको हथियार देंगे, हम तुमको एडवांस डिफेंस सिस्टम देंगे, लेकिन हाँ ईरान के साथ लड़ाई हो तो तुम खड़े हो जाओ। ये मत सोचो कि कभी ईरान और इराक आपस में लड़ते थे वो दर्द भूल जाओ। तुम्हारे ऊपर अमेरिका ने कितना हमला किया, सद्दाम हुसैन को कैसे लेके गया, तुम उस पर ध्यान दो। और ये चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर इजराइल की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल जेरूसलम में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है हरीदी, और हरीदी के लोग इजराइल की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वजह यह थी कि हरीदी के लोगों की जो ज़मीनें थी वहाँ पे जो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स है वो लगातार रेड करती है, रेड करके वहाँ पे ज़मीनों को कब्जा करते। और ऐसे हाल में हरीदी जो लोग थे वो नाराज़ थे। नाराज़ होने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पहले नारेबाजी की, फिर धरना दिया, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और IPF यानी इजरायली पुलिस फोर्स है वहाँ पे आ जाती, और आने के बाद उसने फौरन बम मार दिया, हैंड ग्रेनेड फेंका। अब जैसे हैंड ग्रेनेड फेंका और ये बम जब फटता है तो 2-4-6 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। और यही बात जो हरेदी के लोग हैं उनको नागवार गुजर जाती है। उन्होंने कहा यार ज़मीन हमारी है, वेस्ट बैंक हमारा, जेरूसलम हमारा, ये कब्जा करने वाले लोग ये आके हमारी ज़मीनों पे ऐसा करेंगे। उसके बाद इतना उग्र प्रदर्शन हुआ कि सुबह भी मैंने आपको बताया था कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स और IPF के लोग भागते नजर आए, उसका मैंने वीडियो भी दिखाया था। और एक बार फिर से आप वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये लोग भाग रहे हैं। और इसके बाद कुछ अलग अलग और वीडियोस निकल के सामने आए हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स का क्या हाल हरीदी के लोगों ने किया है। और एक बार वो वीडियो आप डिटेल में देखें। חושבים שפורים כבר הגיע. יש, אני חיכיתי לזה שנקרא. אנחנו רגע נעוד את הסרטון שלכם.
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग उग्र हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इवन जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि यार ये जो लोग हैं ये हरेदी के लोग नहीं हैं, इनको बाहर से किसी ने फंडिंग दी है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे सबको पता है कि भाई साहब तुमने वो माहौल बना दिया है कि इस समय तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। इवन आपने देखा होगा कि जो स्क्वायर चौक है वहाँ पे भी किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे थे बीच में नेतन्याहू के खिलाफ। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके मुकदमे को लेकर लोग धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तेल अवीव में प्रोटेस्ट होते हैं और आज जेरूसलम में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। अब सुनिए, इधर प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा करने के लिए इनके जो लोग हैं वो बड़े उतावले हैं। वेस्ट बैंक के अंदर आज इजराइल ने सबसे पहले फ्लेयर का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और लगातार ऐसा तबाही का मंजर रहा कि आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ ताकि आप खुद समझ जाएं कि इजराइल वेस्ट बैंक में कब्जा करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। पहले वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस हिसाब से फ्लेयर का इस्तेमाल हुआ, किस हिसाब से स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो वेस्ट बैंक में एक जगह लगती है बेता का ये वीडियो बताया जा रहा है और वहां पे इजराइल ने जो कुछ किया है आज इसको पूरी दुनिया देख रही है। बहरहाल आज पूरी दुनिया की क्या कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ईरान और इजराइल में एक अंतर है। ईरान और इजराइल एक दूसरे में इस वजह से अलग हैं कि ईरान के साथ कोई मेजर डील नहीं होती, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो ईरान के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और जो चीज़ बेचने के लिए उस पर अमेरिका का प्रतिबंध है। इस वजह से ईरान से कोई वो चीज़ खरीदता नहीं है। लेकिन इधर इजराइल की कहानी ये है कि इजराइल हथियार बेचता है और उसके ऊपर कोई सेंसस नहीं है। इस वजह से आज भारत की बात आपको बताता हूँ तो भारत ने $8.6 बिलियन की डील इजराइल से की है। $8.6 बिलियन। अब आप भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो न जाने कितने हजार करोड़ रुपए होंगे। कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा इतने रुपए में आपको, नहीं तो बता देता। अब आप सोचिए कि 2026 भर में इजराइल और भारत एक दूसरे के साथ $8.6 बिलियन के हथियारों का इजाफा करेंगे। इतना पैसा इजराइल कमाएगा, तो इतना पैसा कमा के इजराइल क्या करेगा? ना इजराइल को यूनिवर्सिटी बनाता, आपने इजराइल की कोई मशहूर यूनिवर्सिटी नहीं सुनी होगी, ना मेडिकल के फील्ड में आगे है। दो ही चीज में आगे, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा हथियार। तो ये इन्वेस्टमेंट फिर वहां पे होगी और जब वहां पे होगी तो फिर इसका रिजल्ट किसको देखने को मिलेगा? जो उसकी अपोजिशन में है, जो फिलिस्तीन के मासूम लोग हैं, जो ईरान है, जो गाजा है, जो लेबनान है। तो आज जैसे भारत ने इन्वेस्ट किया, ऐसे न जाने कितने दोस्त हैं इजराइल के, जितना पैसा इजराइल को कमा रहे हैं कि इजराइल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर ईरान का आप कहानी समझिए कि रशिया के साथ भी कोई मेजर डील नहीं होती, चाइना भी कुछ ज़्यादा खरीदता नहीं, चोरी छुपे तेल लेता है, पाकिस्तान बात तक नहीं करना चाहता कि पापा नाराज हो जाएंगे। इधर और कोई देश नहीं है जिसको ईरान कुछ भेज सके खुलेआम। तो ऐसे हाल में ईरान की इकोनॉमी तो डाउन जा रही है, इजराइल प्रॉफिट में है। यहां से आप मेजर डिफरेंस समझ सकते हैं कि असल में कहानी चल क्या रही दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है कि भारत ने हमें आश्वासन दिया है कि भारत आज के बाद रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब ये बात मार्को रूबियो ने बोली। इसी दौरान जो पत्रकार साहब थे वो पहुंच जाते हैं जयशंकर साहब के पास कि भाई आप तो लेजर आई हैं, प्रकाश डालिए, बताइए कि क्या हुआ। यस जयशंकर साहब ने क्या कुछ कहा उसके बारे में आपको 2 मिनट में डिटेल में समझाता हूँ। यस जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए, भारत संप्रभुत्व देश है और हम अपने फायदे के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए, अपनी आवाम के फायदे के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अब ये बात जब इन्होंने बोल दी, बोलने के बाद अब देखिए इस बात की कहानी क्या है। जो तो मोदी के चाहने वाले लोग हैं उनके अंदर खुशी की लहर के देखो भाई साहब, एस जयशंकर साहब ने लाल आंखें दिखा दी अमेरिका को कि तुम नहीं डिसाइड करोगे, हम डिसाइड करेंगे। लेकिन डिसाइड क्या हुआ वो तो बताइए साहब। अगर आपको रशिया से तेल लेना है तो खुले मंच पे मोदी साहब ये कहें कि रशिया मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और मैं तो रशिया का बच्चा हूँ, जैसे बोलते नहीं पठान का बच्चा हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा पुराना नाता है, मैंने 20 साल भीख मांग के खाया है, मैं तो स्टेशन पे चाय बेचता था, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ही पला बड़ा हूँ, चाइना से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, पाकिस्तान मेरा बड़ा खास है, जैसे जाके बताते हैं कि ये देश तो मेरा बड़ा अपना है। तो साफ तौर पे बोलो कि रशिया भी मेरा बड़ा अपना है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे तेल लूंगा।
ये बात नहीं कंफर्म करनी है कि भाई साहब हम तेल लेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया की बात, अभी अमेरिका पूछेगा कि जयशंकर साहब ने ऐसा क्यों बोला, तब जयशंकर साहब वहां पे पलट के बड़े आराम से बता देंगे भाई साहब हमने ये कहा कि आवाम का जिसमें फायदा होगा वो काम हम करेंगे। हमने ये थोड़ी ना कहा कि हम रशिया से तेल लेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आपसे तेल लेके फायदा है। अमेरिका कहेगा वाह बड़ी अच्छी बात है। रशिया पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, जयशंकर साहब वहां भी बोल देंगे भाई हमने तो क्लियर कहा है कि हमें फायदा होगा तो हम आपसे तेल लेंगे, हमें आपसे फायदा अभी नहीं दिख रहा तो अभी नहीं ले रहे, बाकी आप भी बुरा मत मानिए। आवाम खुश कि देखिए हमारे फायदे की बात हो गई, तो चिट्ट भी मेरा पट्ट भी मेरा। खैर जो समझदार है उनको इशारा मिल गया कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अगर आप समझदार है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की बहुत बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।